नमस्कार दोस्तों, मैं महक सरबल्ली आप सभी का आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके माध्यम से पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, बीएड, एमएड सभी परीक्षाओं से संबंधित तैयारी करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोगों के हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बड़ी खुशी होती है। और फ्रेंड्स, जो हमारे इस चैनल पे नए आए हैं वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कर रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट और इससे संबंधित हिंदी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे संबंधित तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 की। ठीक है, तो हिंदी पेपर 2 की तैयारी हम इसमें कर रहे हैं। तो आज हम इसमें करने वाले हैं देवनागरी लिपि, उसकी विशेषताएं, उसका मानकीकरण। ठीक है, देवनागरी लिपि क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, उसका क्रम क्या है, मानकीकरण, विशेषताएं, सब आज हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं कि भारत में प्रसिद्ध लिपियाँ, कि भारत में प्रसिद्ध लिपियाँ जो हैं वो कौन सी हैं। भारत में दो प्राचीन लिपियाँ के रूप में जानी जाती हैं। भारत में दो प्राचीन लिपियों के रूप में जानी जाती हैं, जिनके नाम है ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। प्राचीन शिलालेखों, सिक्कों के ऊपर भी ये दो ही लिपियाँ अंकित मिलती हैं। कौन कौन सी? ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। ठीक है, वैसे सिंधु लिपि का भी जो है वो उसके प्रति विवाद चल रहा है, लेकिन कहते हैं कि सिंधु लिपि भी, सिंधु घाटी की जो लिपि है वो भी मानी जाती है, लेकिन उसको लेकर विवाद है। इसलिए हम दो ही की बात करेंगे, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि, क्योंकि प्राचीन शिलालेखों और सिक्कों जो भी हमें मिला उनके ऊपर लिपियाँ अंकित मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, लिपियाँ क्या होता है? जिन भी चिन्हों संकेतों के द्वारा हम भाषा को लिखते हैं वो हमारी क्या होती हैं? लिपि होती है। ठीक है, जो उनका चिन्ह होते हैं, संकेत होते हैं, वो सारी क्या होती हैं? लिपियाँ होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अधिकतर भाषाओं की तरह देवनागरी भी बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची जाती है। ठीक है, कुछ वर्णों के ऊपर रेखा नहीं होती है, इसे शिरोरेखा कहते हैं। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये एक ध्वन्यात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हमने कहा दो लिपियाँ हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि। देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसकी भी एक चेन है। ब्राह्मी लिपि से पहले गुप्त लिपि आई, फिर गुप्त लिपि से कुटिल लिपि आई, फिर कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ये हम आगे पढ़ेंगे। ये एक ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्रचलित लिपियों रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। ठीक है, वो कहते हैं ये हमारी जो लिपि है देवनागरी ब्राह्मी, ये क्या है? ये ध्वन्यात्मक लिपि है जो प्राचीन लिपियों रोमन, अरबी, चीनी आदि में सबसे अधिक वैज्ञानिक है। अब जैसे अंग्रेज़ी जो है वो रोमन लिपि में है, पंजाबी जो है वो गुरमुखी लिपि में है, उर्दू फारसी लिपि में है, ऐसे हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। इससे वैज्ञानिक और व्यापक लिपि शायद केवल अवधव्य लिपि है। ठीक है, इससे वैज्ञानिक और व्यापक लिपि शायद केवल अद्भव लिपि है। भारत की कई लिपियां देवनागरी से बहुत अधिक मिलती जुलती हैं। भारत की कई लिपियां देवनागरी से बहुत अधिक मिलती जुलती हैं, जैसे बांग्ला, गुजराती, गुरमुखी आदि। कंप्यूटर प्रोग्रामों की सहायता से भारतीय लिपियों को परस्पर परिवर्तन बहुत आसान हो गया है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सहायता से भारतीय लिपियों का जो परस्पर परिवर्तन है वो आसान हो गया है। देवनागरी या फिर नागरी नाम का प्रयोग क्यों प्रारंभ हुआ और इसका व्युत्पत्तिपरक प्रवृत्ति निमित्त क्या था, ये अब तक पूर्णतः निश्चित नहीं है। ठीक है, मतलब इसका ये नाम क्यों पड़ा, कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं है। फिर भी कुछ लोगों ने अपने तर्क दिए हैं, जैसे नागर अपभ्रंश या गुजराती नागर ब्राह्मणों से उसका संबंध बताया गया है, पर दृढ़ प्रमाण के अभाव में ये मत संदिग्ध है। ठीक है, मीन्स कि कह सकते हैं कि हाँ जी वो गुजरात के नागर देश में बोली गई थी तो इसलिए वो नागरी भी कहा जाने लगा। नागर अपभ्रंश या गुजराती नागर ब्राह्मणों से उसका संबंध है, इसलिए उसको देवनागरी कहा जाने लगा। दक्षिण में इसका प्राचीन नाम नंदी नागरी था। दक्षिण में इसका प्राचीन नाम क्या था? नंदी नागरी। हो सकता है नंदी नागरी कोई स्थान सूचक हो और इस लिपि का
उससे कुछ संबंध रहा हो, ठीक है, हो सकता है नंदी नागरी कोई स्थान सूचक हो और इस लिपि का उससे कोई संबंध रहा हो, इसलिए दक्षिण में इसको लोग नंदी नागरी कहते थे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि नागर जन इसमें लिखा करते थे, ये भी हो सकता है कि नागर के जो जन थे वो इसमें लिखा करते थे, अतः नागरी अभिधान पढ़ा और जब संस्कृत के ग्रंथ भी इसमें लिखे जाने लगे तब देवनागरी भी कहा गया। सांकेतिक चिन्हों या देवताओं की उपासना में प्रयुक्त त्रिकोण, चक्र आदि संकेत चिन्हों को देवनागर कहते हैं, ठीक है। जो सांकेतिक चिन्हों या देवताओं की उपासना में प्रयुक्त त्रिकोण, चक्र आदि, इन सभी सांकेतिक चिन्हों को देवनागर कहते थे। कालांतर में नाम के प्रथमाक्षरों का उनमें बोध होने लगा, ठीक है। कालांतर में नाम के प्रथम अक्षरों का उनमें प्रयोग होने लगा और जिस लिपि में उनको स्थान मिला वह देवनागरी या नागरी कही गई, ठीक है। इन सब पक्षों के मूल में कल्पना का प्राधान्य है, निश्चयात्मक प्रमाण अनुपलब्ध हैं, ठीक है। ये सारे मतलब सभी ने अपने अपने मत दिए हैं, कोई भी संदिग्ध जो है हमें उसकी प्रमाण नहीं मिला आज तक। देवनागरी लिपि का विकास हमने जैसे बताया कि देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्मी लिपि से माना जाता है, ठीक है। ब्रह्मी और खरोष्टी भारत की जो दो मुख्य लिपियां हैं, इनमें ब्रह्मी लिपि का जो विकास, देवनागरी लिपि का विकास ब्रह्मी लिपि से है। ब्रह्मी लिपि से फिर गुप्त लिपि आई, फिर गुप्त लिपि से कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से अस्तित्व में आई देवनागरी लिपि, ठीक है फ्रेंड्स। देवनागरी लिपि के नामकरण की अगर हम बात करें तो जो भी मत प्रचलित हैं वे निम्न प्रकार के हैं, जैसे हमने अभी पढ़े हैं कि विद्वानों का एक वर्ग ये मानता है कि गुजरात के नागर ब्राह्मण इसका प्रयोग करते थे, इसलिए इसे देवनागरी कहा गया। कुछ लोग का ये विचार है कि नागवंशीय राजाओं की लिपि थी, इसलिए इसे देवनागरी कहा गया, ठीक है। विद्वानों का एक वर्ग ये भी मानता है कि नगर में प्रयुक्त होने के कारण इसका नाम नागरी लिपि पड़ गया। तांत्रिक चिन्ह देवनागर से इसका संबंध जोड़ने वाले लोग ये मानते हैं कि इसी चिन्ह के कारण इसे देवनागरी नाम दिया गया, ठीक है। मतलब हर एक विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अब देवनागरी का विकास कैसे हुआ? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जय भट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? गुजरात के नरेश जय भट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट नरेशों में भी यही लिपि प्रचलित थी। 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट नरेशों में भी यही लिपि प्रचलित थी और 9वीं शती में बड़ौत के ध्रुवराज ने भी अपने राज्यादेशों में इसी लिपि का प्रयोग किया है। 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट नरेशों ने भी यही लिपि प्रचलित की और 9वीं शताब्दी के बड़ौत के जो ध्रुवराज थे उन्होंने भी अपने राज्यादेश जो हैं वो इसी लिपि में दिए हैं। ये लिपि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में प्रचलित रही है। अब इसके मानकीकरण की बात करते हैं। मानकीकरण का अर्थ क्या है? मानकीकरण का अर्थ होता है मानक रूप प्रदान करना, उसको मानक रूप देना। देवनागरी लिपि में कुछ अक्षर दो तरह से लिखे जाते हैं। इनमें से किसी एक रूप को स्वीकार कर दूसरे को बहिष्कृत कर देना मानकीकृत की प्रक्रिया है, ठीक है। क्या होता है मानकीकृत? मानकीकृत का अर्थ होता है मानक रूप प्रदान करना। देवनागरी लिपि में कुछ अक्षर हैं जो दो तरह से लिखे जाते हैं। इनमें से किसी एक रूप को स्वीकार कर दूसरे को बहिष्कृत कर देना मानकीकृत की प्रक्रिया में आता है। इसी दृष्टि से समय समय पर देवनागरी की लिपि की त्रुटियों का निराकरण करने हेतु अनेक विद्वानों ने सुझाव दिए हैं। अब अनुच्छेद 349, ठीक है। अनुच्छेद 349 में क्या है? राज्य भाषा से संबंधित संसद यदि कोई विधेयक या संशोधन पुनः स्थापित या प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर और उन सिफारिशों की गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी दे, अन्यथा नहीं, ठीक है। और अनुच्छेद 351 में क्या बोला गया है? सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार, प्रसार और विकास के लिए उसे करना है, ठीक है। इसमें क्या है? सरकार ने उन कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिसका पालन हिंदी के प्रचार, प्रसार और विकास के लिए ही उसे करना है। 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो,
संथाली, डोगरी और मैथिली हैं। ठीक है। अब देवनागरी लिपि का मानकीकरण। मानकीकरण हमने देखा, मानकीकरण होता क्या है। ठीक है। अब देवनागरी लिपि का मानकीकरण। देवनागरी लिपि विश्व की अन्य लिपियों की तुलना में वैज्ञानिक है। किसी भी लिपि के आदर्श होने के लिए निम्नलिखित शर्त होने अनिवार्य है। हमने अभी कहा है कि मानकीकरण होता है कि किसी चीज़ का जो सही रूप ना उसको स्वीकार कर उसका एक मान्य रूप को स्वीकार कर लेना मानकीकरण का। किसी भी रूप के मानकीकरण को स्वीकार करने के लिए कुछ आदर्श होते हैं, कुछ बातें होती हैं, उनको उन शर्तों को होना अनिवार्य है। वह लिपि दुनिया की किसी भी भाषा को अंतरित करने की क्षमता रखती हो। ठीक है। प्रत्येक ध्वनि के लिए स्वतंत्र वर्ण प्रतीक हो। किसी वर्ण प्रतीक से एक से अधिक ध्वनि उच्चारित ना हो। शब्दों को लेकर लिपि अर्थभेद ना हो। उस लिपि में भूमंडल की लिपि होने की अर्हता हो। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर देवनागरी लिपि निश्चित तौर पर वैज्ञानिक है, परंतु कुछ समस्याओं के कारण ये मानकीकरण की दिशा में उलझी हुई है। इसकी मानकता के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। शिरोरेखा के प्रयोग को अनिवार्य कर देना चाहिए। इसमें वर्णों के बीच भेद किया जा सकेगा। शिरोरेखा के अभाव में ध, घ, ख, व, र, व, म, भ का अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। अगर शिरोरेखा ना हो तो अगर ध है, घ है तो ये समझ नहीं आएगा, र, व का समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हो। ध्वनियों के उच्चारण में एक रूपता अति आवश्यक है। इस लिपि के वर्णों की द्विरूपता को समाप्त कर देना चाहिए, जैसे अ, श्र, रा, ण, झ, फ, ल, त, त्र, ये सारे इनसे 3-4 से एक ही ध्वनियाँ निकल रही हैं। ठीक है। संयुक्त वर्णों का प्रयोग संयोग लेखन व उच्चारण लाघवता व तीव्रता को दर्शाता है। इसे भी बनाए रखा जाए, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ। ठीक है। वर्णों को संयुक्त करने की प्रक्रिया चाहे आसपास हो या ऊपर नीचे, दोनों ही स्थितियों में वैज्ञानिक है, जैसे मिट्टी, लट्टू, लट्टू। ठीक है। ट चाहे आप उसके पैर में डाल दो, चाहे साइड पे डाल दो, लेकिन वो द्वितीय ही आ रहे हैं। र ध्वनि के चारों प्रयोग वस्तुतः अलग अलग ना होकर र के कोणीय परिवर्तन मात्र हैं। इनका प्रयोग हूबहू किया जाए। र का चौथा प्रयोग मूर्धन्य वर्णों में किया जाता है, राष्ट्र, ट्रक, ड्रम, टुंड्रा आदि। संज्ञा शब्दों के अंत में ई का प्रयोग होना चाहिए, ई का नहीं, जैसे भलाई, मिटाई, कमाई, पढ़ाई आदि। अब देवनागरी लिपि की विशेषताओं की बात करते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देवनागरी लिपि पर प्राय दोषारोपण होता रहा है कि इसमें वर्णों की संख्या अधिक है, परंतु वास्तविकता तो ये है कि यहाँ वर्णमाला का वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके वर्ण सभी ध्वनि को प्रस्तुत करने में सक्षम है। पूरी वर्णमाला पहले स्वर फिर व्यंजन में वर्गीकृत है। स्वरों का वर्गीकरण भी एक स्वर वर्ण के पश्चात दीर्घ स्वर्ण निश्चित है, जो कि बहुत ही सरल है। बच्चों को लर्न करने में भी बहुत आसानी होती है। अ, आ, ई, उ, र, ए, ओ, अ। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन व द्विगुण व्यंजनों के रूप में वर्गीकृत है। पुनः व्यंजनों को अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष व सघोष में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी विशेषता किसी अन्य लिपि में नहीं पाई जाती है। स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, परंतु व्यंजन के उच्चारण में अन्य ध्वनियों को सहायता लेनी पड़ती है। देवनागरी लिपि अक्षरात्मक है। ये विशेषता अन्य लिपियों में नहीं पाई जाती। इस लिपि में शब्दों को लिखने के क्रम में स्वर और व्यंजन वर्ण अलग अलग नहीं लिखे जाते, बल्कि संयुक्त होकर पूर्ण अक्षर का निर्माण करते हैं, जैसे क, ल, म, क, म, ल। अक्षरात्मक लिपि में वर्ण के ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मात्राओं का प्रयोग हो सकता है, परंतु उच्चारण पहले वर्ण का होगा और उसके पश्चात मात्राएं उच्चारित होंगी, जैसे क, ओ, म, ल, कोमल, द, ओ, मट, दोमट, कुम्हार। ठीक है।
अक्षरात्मक लिपि अक्षर प्रयोग के कारण कम स्थान घेरती है, जबकि वर्णात्मक लिपि वर्णों के पहले प्रयोग के कारण समय, श्रम तथा स्थान सभी दृष्टिकोणों से उपयुक्त नहीं हैं। जैसे राम रामा, कृष्ण कृष्णा, संभव संभवा, मतलब लास्ट में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि अक्षरात्मक लिपि जो है वो अक्षर प्रयोग के कारण कम स्थान घेरती है, जबकि वर्णात्मक लिपि वर्णों के पहले प्रयोग के कारण समय, श्रम तथा स्थान अधिक लेती है। देवनागरी लिपि में सभी ध्वनियों को अंकित करने की क्षमता है, परंतु रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। ण न के लिए न अक्षर, ड के लिए डी अक्षर। देवनागरी लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण है तथा प्रत्येक वर्ण के लिए एक निश्चित ध्वनि भी निकलती है। ऊष्म व्यंजन श, श, स को लेकर सजग रहे तो अंतर स्पष्ट है कि तालव्य श, मूर्धन्य श, षटकोण व दंत्य स का प्रयोग अलग अलग है। र ध्वनि के लिए 4 वर्ण प्रतीक एक ही वर्ण के 4 कोणीय परिवर्तन मात्र हैं, जैसे राम, कृति, कर्म, त्रिशूल। ये चारों र जो हैं क्या है, कोणीय परिवर्तन मात्र हैं। स, सी से क, ए से अ तथा आ, ए तीनों ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे सी से ही केक भी निकलता है, सी से के कैट, कार, बैट, समझ गए ना आप। ए आ तीनों ही निकल रही हैं। देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण के लिए निश्चित उच्चारण है, परंतु रोमन लिपि में एक ही वर्ण अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग उच्चारण देता है। बिल्कुल CALL कॉल, ठीक है, में सी क का उच्चारण दे रहा है और CITY सिटी में सी स का उच्चारण दे रहा है। देवनागरी लिपि में मूक वर्ण साइलेंट लेटर जो होते हैं जैसी समस्या नहीं है, परंतु रोमन लिपि में ऐसी समस्या है। रोमन लिपि में शब्द लिखे कुछ और जाते हैं और उच्चारित कुछ और होते हैं। जैसे KNOWLEDGE नॉलेज में के मूक वर्ण है, W व D भी मूक वर्ण, ठीक है। नॉलेज मूक वर्ण है, के नहीं, क नॉलेज नहीं कह रहे हम। KNIFE में के फिर से मूक वर्ण है, ठीक है, साइलेंट है। ऐसे ही ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। देवनागरी लिपि के सभी वर्णों को लिखना आसान है। देवनागरी लिपि के वर्णों को लिखने के लिए एक पड़ी रेखा, ठीक है, एक खड़ी रेखा और एक अर्धवृत्त का सहारा ही काफ़ी होता है। देवनागरी को लिखने के लिए एक पड़ी रेखा, एक खड़ी रेखा और एक अर्धवृत्त का ही सहारा काफ़ी होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हमने किया देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताएं और मानकीकरण। इसी के साथ हमारा जो UGC नेट के इससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं हिंदी से, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो हमने क्लियर कर लिया, हिंदी भाषा का विकास, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, आप इसको देखिए, समझिए, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी हम लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पे, तो थैंक यू सो मच।